सप्तम भाव में शनि ग्रह के सप्तम भाव में विराजमान होने को कि वो दिग्बली हो जाता है। एक्चुअली में ये जो दिशाएं हैं ये हमारी कर्मों की दिशाएं होती हैं। इन्हें आप कार्मिक डायरेक्शन भी कहते हैं, कार्मिक डायरेक्शन भी कह सकते हैं। एक नजर में आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमारा कर्म विशेष रूप से किस दिशा के साथ बंधा हुआ है। एक प्रकार से डायरेक्शन, हमें जो दिशा जिसे हम कहते हैं, वो हमारे जीवन को गति देने का कार्य करती है और शक्ति हमें प्रदान करती है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर हम अपनी सही दिशा में जीवन को लेकर के चलें तो हमें सफलता प्राप्त होती है। और सफलता जब ही प्राप्त हो पाएगी जब हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, एनर्जी प्राप्त करेंगे। बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के, बिना सामर्थ्य के हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ये मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जब हम ग्रहों का दिग्बल देख रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में, उसके मायने क्या है, वो हम देख क्यों रहे हैं और क्यों दिग्बली ग्रहों को हमारे ज्योतिष में इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे हमारे क्लास में ही प्रदीप दलेला जी हैं जो काफी सीनियर पोजीशन पे और काफी सीनियर व्यक्ति हैं हमारे क्लास में। उन्होंने सिम का एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया कि उनके चार्ट में सैटर्न सप्तम भाव में है और उन्होंने स्वीकारोक्ति दी कि जो भी बातें हुई हैं वो काफी हद तक मैच करती हैं। तो ये शनि के बारे में जो बातें हुई जो मैच करती हैं, ये आपके जीवन को आबद्ध करती हैं। आबद्ध करने का मतलब है आपको जोड़ती है। ज्योतिष एक ऐसा टूल है, इस टूल को प्राप्त करने का तात्पर्य होता है नंबर 1 अपने जीवन की दिशा को सही करना, नंबर 2 अपने जीवन की दशा को ठीक करना। दशा मीन सिचुएशन। हर इंसान को अपनी एक सिचुएशन प्राप्त होती है। हर एक, कभी वो अपनी घर गृहस्थी में फंसा होता है, कभी वो व्यापार में फंसा होता है, कभी नौकरी रोजगार में दिक्कत आ रही होती है, कभी वो बच्चों को लेकर के चिंताग्रस्त होता है। ये जो सिचुएशन है जो इस संसार में उन्हें, घर परिवार में उन्हें जो प्राप्त होती है, इसी का नाम दशा है। जो हम विषुंतरी दशा कहते हैं ना, शनि महादशा लग गई, बुध की अंतरदशा लग गई, ये दशा मीन्स सिचुएशन। तो इस विषय का सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपनी दशा को सुधार कर सकते हैं। तो दिशा और दशा। नंबर 3 बात, हम अपने कार्यों को और आसान कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। दो चीजें इसमें आ गई इन्वॉल्व। नंबर 3 में कार्य को आसान किया जा सकता है और आसान उन कार्यों को गति प्रदान की जा सकती है, मतलब तेजी लाई जा सकती है, उन कार्यों में थोड़ा फास्टनेस लाई जा सकती है। गति और फास्टनेस कब आती है? जब हम बिल्कुल 100% सुनिश्चित हो जाते हैं कि जिस रोड पर हम चल रहे हैं वो रोड बिल्कुल ठीक है और वो हमारे लिए सफलता का रोड है, तो हम उस कार्य में गति पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई धंधा करते हैं, आप व्यापार करते हैं, उस व्यापार में आपको निश्चित रूप से पता है कि मार्केट से अब काम आएगा ही आएगा। मान लीजिए आपके पास 10 लड़के हैं, 10 काम करने वाले लड़के हैं और आपको 100% सुनिश्चित कोई कर दे कि भाई काम तो तेरे को दे ही दे रहा, तो वो आप क्या करोगे? नेक्स्ट आपके पास यही है कि आप लड़के बढ़ाओगे, आप 10-20 लड़के और उठा करके भर्ती कर दोगे।
फिर आप कहोगे यार 10-20 कर दिए, 30 हो गए, फिर काम तो अभी भी आ रहा है। तो आप उस काम को जल्दी से जल्दी करने के तरीके खोजोगे। इतनी फास्ट तरीके से उस काम को मैं कर करके पूरा दे दूं। तो ये ज्योतिष विद्या आपके जीवन में ये 3 फैक्टर विशेष रूप से पैदा करती है, या इसका आप बेनिफिट्स कह सकते हो ज्योतिष का। पर विरले ही इस विद्या से लाभ उठा पाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, विरले लोग ही इस विद्या से लाभ उठा पाते हैं, और समझदार लोग तो बिल्कुल नहीं। परंतु जो लोग परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहते हैं, और परिवर्तन करने में बड़ा दर्द होता है, क्योंकि परिवर्तन में कुछ आदतें हमारी छूटती हैं, हमसे हमारी आदतें छूट जाती हैं, और आदतें छोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या का काम होता है। इसीलिए हमें पेन होता है, दर्द होता है, तो दिमाग क्या करता है, दिमाग नए नए रास्ते खोजता है। कोई एक ऐसा रास्ता खोज लो जिससे बिना परिवर्तन किए कुछ कार्य बन जाए। तो अक्सर लोग मार्केट में, आप ज्योतिषियों के पास उपाय तो खोजते हैं, पर उन उपायों में छिपी हुई एक शर्त होती है कि आप उपाय बता दो, हमारी सिचुएशन बदल जानी चाहिए, बशर्ते कि हम अपनी आदत कुछ नहीं बदलेंगे। हम जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, और जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से चल रहे हैं। ऐसे लोगों को ज्योतिष विद्या का विशेष करके लाभ प्राप्त नहीं होता। ये मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि ज्योतिष विद्या से लाभ कौन लोग हैं जो उठा सकते हैं। ये कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने वाले आपको ढेरों मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हमको शुरुआत में भी कहा था, अपनी जन्म पत्रिका को सामने रखिए। अगर आपसे संबंधित ग्रह विशेष के बारे में कोई वार्तालाप चल रही है, तो उसको नोट कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर दीजिए। जब अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको एक विश्वास जगेगा, जब आप उसमें परिवर्तन पाएंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं, ये विद्या दूसरों के काम आएगी कि नहीं आएगी, सबसे पहले तो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो। जो मैं ये दिशाओं का ज्ञान आपको दे रहा हूं, ये दिग्बली ग्रहों के कारण मैं जो आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, इसके अंदर निश्चित रूप से आप सबसे पहले तो अपने अंदर एक परिवर्तन लेकर के आए, एक परिवर्तन पैदा करें। ये परिवर्तन जब आप रियलाइज करेंगे इस परिवर्तन को कि हाँ अब मुझे लाभ हुआ है और ऐसे चेंजेस करने से मुझे लाभ आया है, तो निश्चित रूप से आपको इस विद्या पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, और फिर यही विश्वास आपको दूसरों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपके लिए मददगार साबित होगा। तो आइए चलते हैं हम अगले भाव पर, हाउस नंबर 4th हाउस। यहां पर भी 2 ग्रह जो हैं दिग्बली हो जाते हैं। कौन कौन से ग्रह दिग्बली हो जाते हैं? देखिए कापिया शुक्र बोलिए। शुक्र और चंद्र सर, शुक्र और चंद्र। शुक्र और चंद्र 2 ग्रह यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे भी दिग्बली का क्या मतलब है। यानी कि चंद्रमा जब चौथे भाव में होगा या शुक्र जब चौथे भाव में होगा, तो उन ग्रहों को दिशा का बल भी प्राप्त होगा। दिशा का बल उसी प्रकार से है जैसे जिस दिशा में हवा बह रही होती है, अगर आप भी उसी दिशा में चलना आरंभ कर देते हैं, तो वायु भी आपको पीछे से धक्का देती है, मतलब आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। जैसे बच्चे पतंग नहीं उड़ाते, तो सबसे पहले वो पता करते हैं भाई आज की हवा किस तरफ की है, और अक्सर वो उधर की तरफ उड़ाना शुरू कर देते हैं पतंग जिस दिशा में
हवा बह रही होती है। इस कंसेप्ट से समझिए, ये वह एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया ताकि आप समझ सकें आपके जीवन में अनुकूल वायु किस दिशा में चल रही है, आप अपनी जन्म पत्रिका से पहचान सकें कि आपको अनुकूलता की तरफ यदि चलना है तो आपको कौन सी दिशा को सिलेक्ट करना है और कहां पर क्या करना है, तो आप उस चीज में आपको गति भी प्राप्त होगी, सफलता भी प्राप्त होगी। सिंपल सी बात है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं शुक्र के ऊपर। चतुर्थ भावस्थ शुक्र जो है दिग्बली हो गए और शुक्र ग्रह की जो दिशा है वो दिशा अग्नि कोण है, जिसे आप साउथ ईस्ट भी कहते हैं। अग्नि, अग्नि एक दिशा का नाम है, यानी कि साउथ दिशा और ईस्ट दिशा के जो बीच का जोन है, ये दिशाएं आपस में ऐसे 90 डिग्री के ऊपर होती हैं और ऐसे 90 डिग्री के ऊपर एक क्रॉस करती हैं। जैसे इधर मान लो साउथ है और इधर ईस्ट है। अब अगर ये जो 45 डिग्री का जो एक एंगल बनेगा, वो एंगल जो है आपका साउथ ईस्ट कहलाएगा, 45 डिग्री का एंगल। फिर उसमें भी आधा आधा कर दिया जाता है, 22/2 डिग्री का, उसमें 45 के 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। खैर वो आज अपना विषय नहीं है, हम बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर, अग्नि दिशा पर। अब अग्नि जो देवता हैं यानी इस दिशा के स्वामी हो गए और शुक्र यहां पर विशेष बल प्राप्त कर गया, अग्नि है। अब इसका आप प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन कैसे करें? एक तो ये दिशा काम क्या आएगी, यहाँ पर आप कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो अपने घर के कार्य आप यहाँ पर अग्नि दिशा में कर सकते हो। तो आप में से कोई एक बताएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का वास है, ये चीज का ध्यान रखना। वेल्थ, वेल्थ गुरुजी क्या किचन क्या बना कहा सकते प्रदीप जी? एक मिनट, एक एक करके। वेल्थ, 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 धन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रदीप जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। हाँ, और कोई दूसरा क्या करता? गुरुजी मैं कह रहा था शायद किचन बना सकते हैं, इस एरिया में किचन हो सकती है घर की। किचन भी हो सकती है, यू आर आल्सो राइट। एनी मोर? गुरुजी अग्नि है तो यहाँ पे कभी पवित्र अग्नि भी हो बिजली सकती के है। उपकरण है, बिजली का मीटर है, बिजली के जो उपकरण है, जनरेटर लगाना हो तो वो भी इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ये आग्नेय कोण है, अग्नि से संबंधित सभी कार्य इसमें किए जा सकते हैं। अब देखिए, जगदीश जी ने अपना एक पॉइंट रखा है और प्रदीप जी ने भी एक अपना पॉइंट रखा है। दोनों के पॉइंट में बड़ा भारी मतभेद है। मतभेद क्या है? बेडरूम सर? कि नहीं प्रताप जी, बेडरूम नहीं। क्या मतभेद है कि प्रदीप जी कह रहे हैं ये वेल्थ की जगह है और जगदीश जी कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पैनल आने चाहिए, इलेक्ट्रिक का सामान होना चाहिए। यहाँ पर अग्नि है तो यहाँ पर अग्नि का हिसाब होना चाहिए। ये कंसेप्ट एक रटा रटाया कंसेप्ट है जो कि सर्वथा गलत साबित हो। जब आप इलेक्ट्रिकल पैनल्स को लेकर के आते हैं, पहली बात तो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये प्योर अग्नि नहीं है। इसके अंदर राहु, इसके अंदर राहु का वास विशेष रूप से होता है। इसके अंदर राहु का वास होता है। राहु और मंगल की जब युति होती है तो बिजली का करंट बनता है। तो एक प्रकार से यहाँ पर शुक्र की दिशा है। जगदीश जी, वही कल की क्लास में मैंने इसीलिए बड़ा जोर देके समझाया था कि वास्तु का जो एक रटा रटाया जो फार्मूला होता है उसके गलत साबित होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। शुक्र के लिए ये किस अग्नि की बात हो रही है? देखिए कंसेप्ट कैसे बदल जाते हैं। नो डाउट मैक्सिमम बुक में लिखा हुआ है, जो जगदीश जी कह रहे हैं वो बुक में लिखा हुआ है,
कि भाई जो वहां पे इलेक्ट्रिकल पैनल होने चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि जगदीश जी अपनी मन से नहीं कह रहे, पर मैं इसीलिए रोका करता था कि शुरू में भाई बुक्स मत पढ़ो, अभी जल्दबाजी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो दिमाग में रखा जाएगा, हो सकता है वो कंसेप्ट बदल जाए, और पढ़ा होगा तो आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे या किताब को स्वीकार नहीं करेंगे, दो में से एक घटना हो जाएगी। शुक्र का तात्पर्य ही ऐश्वर्य है, धन है, लक्ष्मी है। ये रियल में लक्ष्मी के विराजमान होने का स्थान है। अब लक्ष्मी के विराजमान होने का मतलब, अब हम सभी लोग इंडियन लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों में एक तिजोरी बना लेते हैं और वहां पर गुप्त रूप से बनाते हैं, तो गुप्त रूप से हम उसमें कुछ पैसा हर महीने, जैसा भी हर एक का अपना अपना एंगल है, उसमें रखते जाते। तो आप इस सूत्र को समझ लो, ये एक प्रकार से तिजोरी के रखने की अच्छा स्थान है। यहाँ पर लक्ष्मी टिकती है क्योंकि ये दिशा लक्ष्मी की है। मैंने पहले क्लास में बताया था, आती लक्ष्मी कहाँ से? उत्तर दिशा से। ये चीज याद रख लो। पर लक्ष्मी तो चंचला है, वो टिकती नहीं जल्दी सी, तो टिकाने के लिए क्या करोगे? शुक्र के साथ उसका बड़ा गहरा संबंध है, तो वो विराजमान होती है शुक्र की दिशा में, प्रवेश उत्तर से करती हैं और विराजमान होती हैं अग्नि कोण में। अब ये जो अग्नि कोण में बार बार बोल रहा हूं ना, ये थोड़ा सा भ्रमित करता है, शब्द भ्रमित करता है। लोगों को लगता है भाई यहाँ अग्नि जल रही होगी, तो अग्नि जल रही है इसलिए इसको अग्नि कोण कहा जाता है। पर ये जोन जो है, ये शुक्र का जोन है। अच्छा चलिए, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि घर के रुपए पैसे कहां पर रखने। अब दुकानदार क्या करे या जो व्यापारी क्या करे, वर्क प्लेस पर भी आप यहां पर कैश गिनना शुरू करें। आपके पास अगर कैश का काम है, तो जो आप अपनी दुकान के साउथ ईस्ट कॉर्नर को पकड़ लो और साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठ करके पैसा गिनना शुरू करो, मतलब लेना शुरू करो लोगों से। आपका कैश फ्लो कभी नहीं रुकेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उनके पास कैश फ्लो रुक जाता है, मतलब सामान भी बिक रहा है, लोग पेमेंट्स नहीं दे रहे, लोग लाला करके दे ही नहीं रहे उनको। तो बदल दोगे? बाथरूम बना हुआ है, तिजोरी रखने का स्थान बदल दोगे कि नहीं बदलोगे? आपके घर का नक्शा कुछ और है, मेरा आगे वाला है ना, तो उस साइड बाथरूम आ गया। जी यार, देखिए, ये एक विशेष रीजन होता है। ज्योतिष के माध्यम से वास्तु पढ़ने का और सीधा किताब से उठा करके वास्तु एक रूल की तरह पढ़ लेने का, तो कई बार हम लॉजिक नहीं समझ पाते। अब मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूं। अच्छा, यहाँ तो किसी को कोई भेद नहीं है ना कि साउथ ईस्ट के अंदर पैसे का, धन का कोई प्रश्न हो तो रखिए, नहीं तो मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। क्या हो गया रविंदर जी? सर मेरे को ये मैं देख रहा हूँ सर, जैसे आपने वो जो कल बनवाया था, जो हमने 4 घर बनाए हैं, पहले घर में बुध और शुक्र है, बुध की जो ईस्ट दिशा है, मंगल की साउथ है। रविंदर जी एक मिनट रुकिए, आप गलत बोल रहे हैं। रविंदर जी रुकिए। आपने कहा पहले घर में क्या लिखवाया है? पहले घर में अपना गुरु और बुध है। हाँ ठीक है, जो फर्स्ट हाउस में, और 10th हाउस में सूर्य मंगल है। ठीक है। बुध और गुरु वाला जो कॉर्नर है उसे हम ईस्ट में हैं कुंडली में। ईस्ट क्या है? हेलो, हाँ ईस्ट क्या है रविंदर जी? ईस्ट में फर्स्ट हाउस को हम ईस्ट मान रहे हैं ना, हाँ पूर्व दिशा मान रहे हैं ना फर्स्ट हाउस। हाँ पूर्व है, ठीक है। तो 10th हाउस हमारा साउथ हो गया, ठीक है। और 7th हाउस हमारा वेस्ट हो गया, और फिर उस हिसाब से नॉर्थ हो गया। ठीक है। और फोर्थ, जब ये नॉर्थ है तो इसमें शुक्र बैठा, फिर उसकी दिशा, ये दिशा बनी हो रहा है शुक्र नॉर्थ में, लेकिन इसकी जो दिशा मैं समझाता साउथ ईस्ट है, ये
आप दो तीन हाँ। चीजों को इकट्ठा जोड़ गए जो हमारा विषय नहीं था, ठीक है। वो मैंने एक बात को समझाने के लिए समझाया था। हम देख रहे हैं रविंदर जी ग्रहों का दिग्बल, ग्रह का भाव का दिशा नहीं देख रहे हैं हम ग्रह का दिग्बल देख रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट, हमारा जो फोकस है वो ग्रह के दिग्बल पे है। तो कुंडली में आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में मत जाइए, ठीक है। वो हम उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो वो आपका दिमाग से उस चीज को निकाल दो। वो तो जब मैंने शनि के लिए बताया था, मैंने एक ऐसी एग्जांपल ले लिया था कि भाई यहाँ पर जो है पश्चिम दिशा, पर उसका मतलब वो नहीं कि सारी जगह वो सेट बैठेगा, वो सारी जगह नहीं सेट बैठता। दिग्बल केवल 7 ग्रहों का हम लोगों ने देखना है, क्योंकि दिशाएं तो हमारे पास 10 है, दिशाएं तो हमारे पास 10 है। यूं तो राहु की भी दिशा है, केतु की भी दिशा है ना, परंतु हम तो उसको नहीं ले रहे ना, अभी दिग्बल में नहीं ले रहे हम लोग। तो वो कंसेप्ट अलग है, ये कंसेप्ट अलग है। इसमें तो मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूं कि जिनका शुक्र अगर चौथे में बैठा हो तो उसके लिए तो विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि उसे लक्ष्मी कहाँ बिठानी है, अपने घर की लक्ष्मी या अपने ऑफिस की लक्ष्मी कहाँ बिठानी है। जैसे शनि अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो मैं उन्हें बता रहा हूँ भाई आपको नौकरी में जाना है, आप बिजनेस का दिमाग मत लगाओ। आप बिजनेस दूसरों के सहारे तो बिजनेस कर सकते हो, मतलब किसी को पार्टनर बना के, एसोसिएट्स बना के तो आप बिजनेस खड़ा कर सकते हो। पर अगर आप चाहोगे मैं खुद अकेला बिजनेस को खड़ा करूंगा तो वो बिजनेस को शनि डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि शनि डोंट वांट टू डू बिजनेस। वो तो बुद्ध का काम है बिजनेस का, समझे कि नहीं बात को। अब नौकरी का काम है छठे घर में, अगर छठे घर में बुध आ जाएगा तो नौकरी को डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसे ही सप्तम भाव व्यापार का काम है, सप्तम भाव से व्यापार देखते हैं, मतलब जो भी छोटा मोटा जो भी है। अब वहां शनि आ जाएगा तो व्यापार का नाश करेगा। ये कुछ सूत्र है, ये आगे डिविजनल चार्ट में D10 चार्ट में आप करोगे 10 कार्मिक डायरेक्शंस इन द D10 चार्ट, तो उसमें ये कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना। अभी के लिए आपने मतलब मोटा मोटी समझा जाए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मोटा मोटा ये समझा है कि इन ग्रहों में, हाँ इन भावों में ये ग्रह बैठे हैं तो इनका जो दिग्बल है, इनकी जो डायरेक्शन आप बता रहे हो मैं उस डायरेक्शन को करना है। यस, ये इसीलिए मैंने आज शुरुआत की थी कि आप उस दिशा को पकड़ के बैठना है। कल भी मैंने कहा था आप एक ग्रह को पकड़ के बैठ जाओ और वो ग्रह ही आपको कहीं से कहीं लेके चला जाएगा, आपको कहीं कमी नहीं आने देगा। दूसरा मैंने ये भी बोला है कि आम सामान्य रूप से अगर कोई कहता, मान लीजिए किसी का शुक्र चौथे में नहीं बैठा पर वो उसको भी तो धन रखना है, तो साथ में वो रूल भी बता रहा हूँ भाई, वो भी रख सकते हैं अपने धन को। परंतु जिनका शुक्र चौथे में बैठा है उनके लिए तो विशेष है, अगर वो नहीं रखेंगे तो उनको ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। पॉइंट समझे आप कि जैसे मान लीजिए आपका शुक्र मान लो चौथे में नहीं है, पर आपको भी पैसा रखना है भाई, कैश कितना है कि आप दुकानदार आदमी हो, आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, तो पैसा आता है, कैश आता है। कई बार क्या होता है, ये आप ज्यादा समझ सकते हैं, माल तो जा रहा है, लेने वाला ले रहा है, अब क्लाइंट पुराना है पर वो पैसा दे रहा है, 100 रुपए का माल ले रहा है, 50 रुपए दे रहा है, तो 50 रुपए तो बैलेंस हो गया। अब उस 50 में आपने कंपनी भी चलानी है, उसमें आपने एम्प्लॉय को भी देना है, तो आप तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है, आपको ऐसा महसूस होगा यार मेरा तो हाथ कड़क हो रहा है। भाई मान लिया आपका उसमें 30 पैसा उसका मार्जिन रखा हुआ था, तो भी तो 20 पैसा आप नेगेटिव में जा रहे हो उसको उधार देने के बाद, और उधार मना नहीं हो सकता। अब आपको अगर कोई बंदा कहे भाई काम कैसा चल रहा, भाई काम तो चल ही रहा है, माल तो बिक ही रहा है ना, आपका माल तो बिक ही रहा है भाई, सेल ही नहीं हो रही तो हम कहेंगे भाई माल नहीं बिक रहा। परंतु यहाँ दूसरा खेल हो गया, यहाँ तो माल भी बिक रहा है, क्लाइंट भी आ रहा है, माल बिक रहा है, पैसा पर पैसा नहीं आ रहा। अब बंदा जब भी पूछो वो कहेगा यार पैसे तो है ही नहीं। अब जो बंदा इस पॉइंट को, गेम को देख रहा है, वो तो कहेगा आप झूठ बोल रहे हो, माल तो जा रहा है, फटाफट माल बिक भी रहा है, ऑर्डर भी आ रहे हैं, और तुम कह रहे हो पैसा नहीं है, फिर पैसा जा कहां है। तो बंदा इस चीज को लेके परेशान हो जाता है। इसे बोलते हैं हम कैश इन फ्लो की प्रॉब्लम, कि उसके ऊपर कैश का फ्लो नहीं बन रहा, यानी आवाजाही में जाई तो है, आवा नहीं है।
आगे चल के वो बेचारा रॉ मेटेरियल जब खरीदता है तो उसको भी चैलेंज खड़ा हो जाता है, फिर वो भी उधार में फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंस के चक्रव्यूह में फंस गया। रॉ वाला अगर थोड़ा बहुत उधार दे देगा, थोड़ी देर बाद में वो भी हाथ खड़े कर देगा, वो कहे पहले लेके आ। तो हमारे पास सामने वाला जो मांग रहा है उसको मना नहीं कर सकते, जिससे हम मांग रहे हैं वो दे नहीं रहा और जेब में पंजी नहीं है, क्या करोगे आप? और सेल खूब है, सेल खूब है, सेल में कमी नहीं है। सामने वाला कह रहा है दे दे माल, दे दे माल, और हम कह रहे भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे ताकि मैं चक्रव्यूह चलाऊं अपना। ये प्रॉब्लम कब आती है? ये प्रॉब्लम जब आती है जब इस जगह पे आप मंगल को खड़ा कर देते हो। इस जगह पर जब आप मंगल को खड़ा कर देते हो अग्नि कोण में, ये सोच करके कि अरे वाह मंगल अग्नि है ना, तो मंगल को खड़ा कर दो यहाँ पर, वो बस वो सारा चक्रव्यूह घुमा देती है। अक्सर क्या होता है, या तो व्यक्ति कभी कभी क्या होता है अनजाने में ही उस दिशा को खराब कर लेता है, मंगल से खराब कर बैठता है, या कई बार वो उसको एक वास्तुशास्त्री मिल जाता है जो अभी अभी बुक लेकर के आया है जहाँ लिखा हुआ है कि अग्नि कोण में इलेक्ट्रिकल पैनल लगा दो, जनरेटर लगा दो, कोई बिजली से बनने वाला सामान खड़ा कर दो वहां पर, या लाल रंग का बल्ब तो आप लगा ही दो, लाल रंग का बल्ब तो लगा दो क्योंकि अग्नि की दिशा मंगल एक्टिवेट कर दो। अब वो मंगल तो एक्टिवेट कर दिया, पर उसे ये नहीं पता कि यहाँ पर शुक्र परेशान हो गया। अब ये तो मंगल शुक्र की युति हो गई ना। अब मंगल शुक्र की युति कैसी युति है? ये एक ऐसी युति है जिसको खराब भी नहीं कहा जा सकता, अच्छा भी नहीं कहा जा सकता। एक एंगल देखें, मंगल शुक्र की युति में क्या होता है। मंगल शुक्र की युति में जिस भी पुरुष की कुंडली में मंगल शुक्र इकट्ठे बैठे होते हैं उनकी वाइटलिटी बहुत लंबी उम्र तक रह सकती है, उनका सेक्सुअल पावर जो होती है वो बहुत लंबे समय तक उनका साथ देती है। अब इस पॉइंट को देखते हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छी बात हो गई, ये तो इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। बट साथ में जब हम कहते हैं यही मंगल शुक्र की युति भैया दिमाग को घुमाती रहती है, आदमी जो है इधर उधर भटक जाता है, अपने घर गृहस्थी को छोड़ के इधर उधर भाग लेता है मैदान छोड़ के, और उसके जीवन में वो महिलाएं तो बहुत आती हैं पर स्टेबिलिटी कुछ नहीं होती। सलमान खान का मंगल शुक्र एक साथ बैठा हुआ है, मैक्सिमम फिल्मी सितारों का मंगल शुक्र एक साथ होता है। मंगल शुक्र की युति एक आकर्षण पैदा करती है, इसे एक आकर्षण योग भी कहते हैं। अब उनके लिए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई वो जहां जाए, अब पुरुष हो या स्त्री, उनकी तरफ सारे देखें और उनकी तरफ अट्रैक्ट, ये तो उनका बिजनेस है, जो बिजनेस है उनके बिजनेस के लिए तो ठीक बात है। पर वो साधारण मनुष्य क्या करेगा जिसको इससे मतलब से कोई लेना देना ही नहीं है। अब उसने अपनी दुकान में मंगल शुक्र इकट्ठा कर दिया। अब मंगल शुक्र का इकट्ठा करने का वही हो गया कि काम तो बढ़ गया और वहां पे दिक्कत आ गई। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत हो रही है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनके, जिनसे पैसा देना है जिनको, उनसे दिया नहीं जा रहा, जिनसे लेना है उससे लिया नहीं जा रहा। ये मंगल शुक्र की युति हो गई। और जो तीसरा आदमी देख रहा है ना, वो कह रहा है मौज ले रहा है, खूब बेच रहा है माल धड़ाधड़, कमी कहाँ है ये बता दे मुझे। अब आप क्या समझाओगे उसको भी मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है? इसका तो इससे सर फिर ऐसा हो सकता है जी। तो सर तो इससे ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे साउथ ईस्ट में अग्नि ना हो, रेड कलर ना करके शुक्र का व्हाइट कलर है वो किया जाए, ये तो शुक्र का सामान रखा होता जाए। है, ये तो होता ही होता है। देखिए जो चमकदार लाल रंग होता है ना, चमकदार लाल रंग, वो मंगल है, वो मंगल है। चमकदार लाल मतलब जिसे मैंने बताया था कि लाल रंग में थोड़ा सा व्हाइटिश कलर मिला दो हल्का सा, उसमें एक चमक बढ़ जाती है, वो लाल मंगल है। अगर आप उसकी जगह मंगल ना करके दूसरे कलर को लेकर के आते, शुक्र के कलर को स्थापित कर देते, शुक्र है क्रीम कलर, डायमंड कलर या स्नो व्हाइट कलर, ये कलर अच्छे माने जाते हैं यहाँ पर। प्लस ये लक्ष्मी जी के बैठने का स्थान है, लक्ष्मी जी का स्थान है तो साफ सुथरा होना चाहिए, ये बढ़िया होना चाहिए। और वैसे भी जहां आप तिजोरी रखोगे, पैसा गिनोगे बैठ करके, जैसे आप पुरानी फिल्मों में लालाओं को नहीं देखते थे सेठ जी को, तो वो अपने को लकड़ी का बना के रखते थे गल्ला टाइप साइड में, तो वो जब बैठते थे अपना वो उस तरीके से रखते थे और वो बड़ा उसको ऊंचा स्थान देते थे और उसकी रखवाली भी करते थे और सुबह पहले उसकी धूप बत्ती करते थे।
अगरबत्ती दिखाते थे उसको। तो आज भी हम इंडियंस लोग करते हैं ये सारा काम। मैं ये नहीं कह रहा पहले, परंतु मैंने एक फिल्मों से एहसास बताया कि वो किस तरीके से चलता है। एक प्रकार से हम वहां पे लक्ष्मी जी को खुशबू दे रहे हैं, इत्र दे रहे हैं। लक्ष्मी जी को इत्र बड़ा पसंद है। अगर आपने यहाँ पर जगह बनाई है पैसे गिनने की या पैसे रखने की, तो आप इसको खुशबूदार बनाइए, शुक्र प्रधान बनाइए, तो वो चीज आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगी। तो आपको कैश इन फ्लो की दिक्कत तो एक तरह से ये वास्तु से हट करके हो गया, क्योंकि वास्तु तो कहता है लाल होना चाहिए, ये लाल बल्ब चाहिए, तो ये तो उनसे हटकर रविंदर जी वास्तु नहीं कहता ये बात। ये वो व्यक्ति कहता है जिसे वास्तु का पता नहीं है, ये वास्तु नहीं कहता है। वास्तु शास्त्री जो कह रहा है ये बात, समझो उसने वही 100 रुपए की किताब पकड़ी हुई है मनोज पॉकेट बुक्स वाली, और वो 3-4 ऐसे आइटम पकड़ के ले आया, और उसने 4 आइटम देखे, चारों में लिखा है कि इस दिशा में ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए। तो वो अगले दिन एक हफ्ते के बाद बोर्ड लगा देता है कि आई एम वास्तु शास्त्री आल्सो। तो सबके वो लाल बल्ब लगवा देगा वहां जा करके, समझ रहे हो? वो दक्षिण दिशा का काम, मंगल की दिशा का काम, मतलब जो दक्षिण दिशा में आप लाल रंग करा सकते हैं, वहां पे आप मंगल को स्थापित बड़े स्ट्रांगली कर सकते हैं। आपका नेम बनेगा, आपका ब्रांड बनेगा। आपको ब्रांड अगर तैयार करना है तो वो बनेगा। पर आप अग्निकोण में कहाँ पहुंच गए? हाँ, वो जो गौरव ने बात कही कि वो रसोई, वो बात अच्छी है। अब देखिए, रसोई क्यों हम कहते हैं अग्निकोण में होनी चाहिए? क्योंकि रसोई का संबंध स्त्री से है। हमारे घरों में रसोई का संबंध स्त्री से। और नो डाउट सबसे ज्यादा सफाई अगर होती है तो रसोई में होती है। मतलब कमरे में 2 बार पोछा ना लगे। जो महिलाएं सफाई पसंद है वो बेचारी क्या करती हैं, जैसे ही खाना बनाया वो फिर एक बार बेचारे कपड़ा मार देती हैं अपने स्लैब एकदम बर्तन बुर्तन धो के चकाचक। जब आपका खाना बन चुका होता है 11-12 बजे, जब आप घुसेंगे तो रसोई महकती हुई दिखाई देती है। आप समझे बात को? और फिर जब वो हम दोपहर में बनाते हैं, फिर वो बेचारी शाम को साफ कर देती है, 3 बजे बाद फिर महकती दिखाई देती है। फिर शाम को शुरू होते हैं, फिर वो अपने, जब रात को सोने से पहले भी एक बार कपड़ा मार देती है। ये बात बहुत अच्छी है, गलत बात नहीं, ये बहुत अच्छी है। जिन घर की रसोइयों में बर्तन महकते रहते हैं, मतलब सड़ते रहते हैं, वो अपने शुक्र को अपने आप ही खराब करते रहते हैं। यहाँ पर रसोई बनाई जा सकती है क्योंकि रसोई में सबसे ज्यादा शुद्धि रखी जाती है, और वहां की अग्नि जो होगी वो पूजनीय है, वो करंट वाली अग्नि नहीं है। समझ रहे हो बात को? चूल्हे की आग से कोई नहीं डरता। चूल्हा जब हमारे पहले लेडीज, उनको पता था, उनके पास पानी होता था, वो पानी रखती थी, अगर भड़क जाती आग थोड़ा सा पानी डाल देती थी, तुरंत उसी समय आग को शांत। मतलब वो अग्नि तो है बट कंट्रोलेबल अग्नि है। चूल्हों से कभी किसी के घर नहीं जले, चूल्हों से, इतिहास साक्षी, चूल्हों से घर नहीं जले कभी भी, पर करंट से बड़े जले। आज भी होता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, घर फूक गया जी, आग लग गई फलानी मार्केट में, शॉर्ट सर्किट हो गया जी। अरे भाई, करंट तो फूक देता है, लगा देता है आग, पर चूल्हों से कितने घर जलते हैं? क्योंकि वो कंट्रोल्ड अग्नि है। मंगल को तो रखा वहां पर बिल्कुल कंट्रोल में, जैसे जुपिटर के अंडर गाइडेंस में रख दिया। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि हर दिशा का एक नेगेटिव एलिमेंट होता है, तो अग्नि कोण का ये नेगेटिव प्लेनेट जो है वो मंगल आता है, ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। इसको नेगेटिव ना कह के ये कहना चाहिए हु कैन क्रिएट द ऑब्स्टिकल। मैं ये नहीं कहता यहाँ पर अगर आप लाल रंग कर देंगे तो चीज बंद हो जाएगी, बंद नहीं होगी, ऑब्स्टिकल आई। ये बात ज्योतिष में समझाई गई है ढंग से, और ज्योतिष से चीज आई है वास्तु में। अब पुरानी जो स्थापत्य कला बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्थापत्य कला, वेद की स्थापत्य कला, स्थापना की कला। वास्तु का मतलब वस मैंने बसना, वहां पे स्थान पे रहना, उस स्थान पे रहने की कला।
था क्या हमारा ज्योतिष अभी तक आप पढ़ते आओ, सारा 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ी है आपने, पंचतत्व तो पढ़े हैं, हम पंचतत्व तो ठीक कर रहे हैं। वास्तु का मतलब है आप अपने 5 एलिमेंट ठीक कर लो, आप अपने घर के 5 एलिमेंटों को ठीक कर लो, वही वास्तु है। परंतु वो कैसे सेट होंगे, जैसे आपके अंदर के एलिमेंट है वैसे उसके अंदर के एलिमेंट है, उसको अलाइन कर दो। आप अपने आप को अपने घर के साथ अलाइन कर दो, वो घर की और आपके वाइब्रेशन मैच करने चाहिए। घर में मन कब नहीं लगता, जब आपके और आपके घर से वाइब्रेशन मैच नहीं करते। हम बेशक दोस्त तो देख के भाग जाते हैं, बीवी को, बच्चे को, पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उस जगह में, उस स्थान में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे वाइब्रेशन मैच ही नहीं करते। अच्छा, कई लोगों को घर से बड़ा प्यार होता है, उनको घर में पढ़ाए रखो मस्त, खुश हो जाएंगे। उनको कहते छुट्टी, वो कहते बस परमात्मा मिल गया। एक्चुअली में हुआ कुछ नहीं, उसके घर का वास्तु जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है वही उसकी बॉडी का वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, एंड वो एंजॉय कर रहा है अपने घर को। उसको आपको घर से बाहर आ जा, बस उसका वही गुस्सा शुरू। उसको कभी यात्रा पे ले जाओ, 10 बार कहेगा यार जो घर में आराम है ना वो बाहर है ही नहीं भाई, कितना ही घूम लो, कितनी पिकनिक मना लो, मैं तो जब घर में जाके खुश हूं ना जब आराम है। आप उसको होटल में ले जाओ तो चैन नहीं पड़ रहा उसको, आपको यार इस आदमी को गलत ले आए हम, ये तो एंजॉय नहीं कर रहा। लोग होटल में जाके एंजॉय कर रहे हैं, ये अपने घर में जाके एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली में उसका घर ऐसा बना है जो उसके वाइब्रेशन से मैच खाता है। इसलिए देखिए, एक ही होटल में ठहरने वाले 100 क्लाइंट्स सारे सेटिस्फाई नहीं होते। जिनके वाइब्रेशन उस होटल के साथ सेट बैठ जाते हैं वो खुश हो जाते हैं, बाकी नहीं होते। इसी का नाम वास्तु है। 5 एलिमेंट्स सारा का सारा। इसीलिए मैं कहता हूं वास्तु सीखो पर गहराई में जाके सीखो। अब दिक्कत ये, गहराई में सीख लोगे तो कर नहीं पाओगे, ये भी चक्कर है। फिर पैसा कैसे आएगा ये भी एक समस्या है, क्योंकि फटाफट करना है, 1 घंटे में घुमा फिरा के 11,000 21,000 लेके आना है। आज गुरुजी को तो दक्षिणा नहीं देंगे, और फीस में अगर 21,000 कर दूं तो वास्तु सिखाऊं पे, और नहीं ये कैसे होगा जी, अपने वहां एक विजिट में ले आएंगे तो वो सही चलेगा काम। मैं तो रविंद्र जी इतना समझा देता हूँ बंदे को, वो प्रैक्टिकली हो रहा होता है एक तरह से। अब जिस तरह से मैं दिशाओं को समझा रहा हूँ दिग्बल को, इट्स माय गारंटी कि आप यूट्यूब बुक कहीं चले जाओ, वो आपको इस तरीके से इलस्ट्रेट करके कोई नहीं बताएगा। ये भी बात पक्की, क्योंकि जब मैंने ही नहीं पढ़ा तो मैं कैसे यकीन के साथ कह रहा हूँ। मैं जब भी तो यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैंने खुद ने नहीं पढ़ा, हमने तो खुद इधर उधर से चीजों को इकट्ठा करके डेवलप किया हुआ कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है चीजों को। तो ये इस तरीके से आप जो है, जो यहाँ पर मंगल ऑब्स्टिकल क्रिएट करने वाला ग्रह कहलाएगा इस दिशा में। और वैसे इसका भी बीज मंत्र है रविंद्र जी, ये इसका भी बीज मंत्र है। वैदिक ज्योतिष का यही फायदा है कि वो सबसे पहले रेमेडी तैयार रखता है। रम जो बीज मंत्र होता है, रम RAM, रम जो रम बीज मंत्र है, ये मंगल को दूर भगा देगा। अब रम बीज मंत्र है शंकर शंकर, र जो बीज मंत्र है शंकर, मंगल दूर भाग जाएगा। तो अगर आप इस शब्द की प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे आने वाली ऑब्स्टेकल दूर होती है। तो आप अगर गल्ले पे बैठे हैं, कोई नहीं आ रहा है, तो आराम से शंकर शंकर का नाम लीजिए, मंगल की ऑब्स्टेकल दूर हो जाएगी। और मंगल लड़ाई झगड़ा कराता है, मंगल बहस कराता है क्लाइंट के साथ। फोन आएंगे ना, फिर वो गुस्से वाले फोन आएंगे, झगड़े वाले फोन आएंगे आपके पास, प्लीजिंग फोन नहीं आएंगे। और आदमी अक्सर क्या करता है कि वो फोन भी वहीं गल्ले पे रख लेता है, तो बात भी वो वहीं कर रहा होता है जहां गल्ला होता है, अगर वो बैठ भी लेता है। तो उससे फिर क्या होता है, झगड़े वाले फोन आने लग जाते हैं। तो आप शंकर शंकर का जाप करें, या रम रम रम। अब रम के लोगों को रमता नहीं है, क्यों वो लगता है ये क्या बीज मंत्र आ गया भाई, राम राम तो सुना, ये रम क्या हो गया है?
तो फिर मैं कहता हूँ भाई तुम शंकर कर लो, फिर वो शंकर उन्हें समझ में आ जाता है, हाँ ये कुछ ये ठीक सा लग रहा है कुछ। क्योंकि मुद्दा ये नहीं कि रेमेडी कैसी हो, रेमेडी सामने वाले को भी तो जचनी चाहिए, तो वो ही नहीं जचती। अब हमारे वैदिक मंत्रों की जो रेमेडीज हैं, एक्चुअल में वो बीज मंत्रों की रेमेडीज, रम है, शम है, यम है, लम है, शम है, ये रेमेडीज के दे रखे। अब उनसे बनाए जाओ। वम है, हम है, ये बीज मंत्र है। अब ये दिशाओं की रेमेडीज है, अब कैसे करेंगे? अब वो समझ में नहीं आए। अच्छा, फिर मेरे जैसे क्या करता भाई, इसको गायत्री में मिक्स कर दो। जैसे वम बीज मंत्र है, अब मान लो शनि सप्तम भाव में बैठ के दिग्बली है, तो यहां पर ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाला प्लेनेट वीनस है। तो यहाँ पे बीज मंत्र जो आएगा वो वम बीज मंत्र आएगा, वम वम वम, तो वम बीज मंत्र। अब इसको कैसे यूज करेंगे? ओम भू भुव स्व होता है तो गायत्री मंत्र वम डाल दो बीच में, ओम वम भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वम 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 बीज मंत्र लगा दो इसमें, तो क्या होगा? वो दोष दूर हो जाएगा, ऑब्स्टेकल ही दूर हो जाएगी, सप्तम भाव की ऑब्स्टेकल दूर। अब सप्तम भाव को यहाँ मैरिज से मत देखो, ये डे टू डे इनकम से देखो। अब ये दिशा का मामला चल रहा है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ स्थिति चेंज, डायरेक्शन चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है, देखने का नजरिया बदल लिया करो एकदम से। यहाँ पे हम दिशाओं की बात कर रहे हैं, और दिशा हमारी कर्मों की दिशा होती है। और दिशा हम कब पकड़ते हैं? जब हमें रोजगार पकड़ना होता है। भाई बंदा घर से बाहर कब निकलता है? जब उसको रोजगार पकड़ना होता है, इसलिए घर से बाहर निकलता है, नहीं तो घर में ही पड़ा रहेगा। दिशा की आवश्यकता क्या है? भाई पूरब में जाए, पश्चिम में जाए, कहाँ जाए? तो रोजगार के लिए जाता है, सीधी बात है। जब वो दिशा की तरफ जाता है तो अपनी दशा बदलने के लिए वो दिशा पकड़ता है, अपनी दशा बदलने के लिए दिशा पकड़ता है, और ज्योतिष समझाता है कि कौन सी दिशा में जाना है। समझेंगे नहीं? तो ये सारा खेल है। अब वहां पे वम बीज मंत्र स्थापित है। अब वम वम करने से जो आपकी पश्चिम दिशा है, क्योंकि शनि की दिशा तो पश्चिम है, वास शनि का। अब वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, उस दोष को दूर करने के लिए वरुण देवता का वास है बताया था, तो वम बीज मंत्र, वम करने से वहां की ऑब्स्टेकल दूर हो जाती है, इस बीज मंत्र का जाप करने से दूर हो जाता है। तो ऐसे देखा करना है। अब ये बड़ी गहरी चीजें समझ में तो आती नहीं। अब उसमें क्या होता है भाई, सीधा भाई अग्निकोण के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल पैनल रख लो, जनरेटर रख लो, क्योंकि बिजली का सामान रख लो, एक मीटर भी वहीं लगवा दो। कहीं और लगा हुआ तो उसको उखाड़ के भी यहाँ लगा लो, बंदे का सही लगा हो तो उसको उखाड़ के वहां लगवा दो वो बेचारा ताकि और फंसा रहे। बंदा कहता है जी हाँ कुछ चेंज तो कर लिया पर मजा नहीं आ रहा। बंदा कह रहा है जी हो गया जी ठीक ठाक है, अब तो अपनी दशाएं दिखाओ, दशा खराब चल रही है आप। बंदा फिर दशा वाले के पास भाग रहा है। ये गेम चलता है। चलिए कोई बात नहीं, जय श्री राम। अब हम चलते हैं, ये गुरुजी, चुपड़ी की बात है। हाँ मंजीत जी, तो आप जो बता रहे थे, जैसा अभी आपने बताया दुकान का एग्जांपल दिया है ना, जहाँ पे कैश का डीलिंग होता है ना, तो ये पॉइंट। लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जिसमें पेमेंट जो होता है वो ऑनलाइन होता है, तो वहां ये कंसेप्ट कैसे काम करेगा गुरुजी? ऑनलाइन भी तो किसी चीज में आएगी, उस जगह उस चीज को वहां पे रख लो। वहां पे आप अपने काम काज संबंधी, फाइनेंस संबंधी पेपर रख सकते हो। कोई लिखत पढ़त करते हो तो उसको वहां रख लो, ठीक है ना। और अच्छा। अपने जीवन में ये काम करो, पॉजिटिव पेपर और नेगेटिव पेपर हाँ। एक साथ मत रखो। नेगेटिव पेपर क्या होते हैं? जो हमारे बिल होते हैं, बिजली का बिल, जी पानी का बिल, फटीक के बिल है, इधर का जी दिया जी उधर का दिया, या जी बेमतलब का कोई चालान कट गया, ये सारे बिल होते, संभाल के रखने जी। पड़ते। इनको कभी भी लेनदारी के बिलों में मत शामिल कीजिए। कई बार क्या कहते हैं कि अलमारी में ठूस देते हैं, अलमीरा बना देते हैं तो ठूस देते हैं ना, वो नहीं रखना हमने। वो दोनों फाइलें अलग अलग रखनी है, पॉजिटिव इज अलग, नेगेटिव इज अलग।
नेगेटिव को नेगेटिव की तरफ जी, रखो। नेगेटिव उठा के मंगल की दिशा में तो मंगल सुलटेगा। अपने मंगल को बली जी, बना साउथ में ढा के ले जाओ। और पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में रखें गुरु जी। हाँ पॉजिटिव, लक्ष्मी शुक्र है भाई। अब जी, लक्ष्मी जी को तो पॉजिटिविटी पसंद है ना, उसको जी, नेगेटिविटी जी, पसंद ही नहीं है भाई। लक्ष्मी जी जी, वहां रहती हैं जहाँ विष्णु जी रहते हैं, बस समझ लो। लक्ष्मी जी वहां जी, वास करती हैं जहाँ विष्णु जी हैं, और विष्णु जी ऐसे पुरुष हैं जो सर्वशक्तिशाली हैं, इसलिए उनके सूक्त का नाम ही पुरुष सूक्त है। देखो कमाल की बात, यानी पुरुष ही उन्हें माना गया है। जी, उनके सूक्त को पुरुष सूक्त कहा जाता है, लक्ष्मी जी के सूक्त को श्री सूक्त कह देते हैं। जी, जो सर्वशक्तिशाली होते हुए भी मंद मंद मुस्कुराते हुए शांत चित्त भाव में रहते हैं, शांत चित्त भाव में रहते हैं। तो लक्ष्मी जी वहां रहती हैं जहां पे बंदा जो बिल्कुल शांत चित्त भाव में रहता है, और वहां क्रांति मचाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि रसोई में है ना, जिन घरों में महिलाएं जो हैं काम नहीं करती रसोई में, वो कहते हैं तौहीन है हमारी, तौहीन। तौहीन तो वैसे उर्दू का शब्द है, मतलब बेइज्जती है। जी, मैं उर्दू के शब्द बड़े इस्तेमाल हो जाते हैं मेरे से, तो तौहीन हो गई, पर ये सब भारतीय शब्द ही है। खैर ये गलत बात है, गलत परंपरा है। घर की जो महिला है, खास करके मुखिया, सुबह का चूल्हा, पहला चूल्हा उसी के माध्यम से चलना चाहिए। ये मैं संस्कार बता रहा हूं। जी, पहला चूल्हा, पहली जोत, जो अग्नि देवता, वो इस दिशा में अग्नि कोण में महिला के द्वारा यानी शुक्र के द्वारा ही चलनी चाहिए। दूसरी बात, ये वो दिशा है जो हमें पोषण देती है, ये पोषण देने वाली दिशा है भाई। रसोई से तो पोषण मिलता है हमें, करेक्ट, करेक्ट, शुक्र से ही पोषण मिलता है। शुक्र ही तो जी, जवानी है हमारे शरीर की, जो हम कहते हैं ना भाई जवान बनाए रखती है जी शुक्र। ये शुक्र के बारे में जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जी, 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 तो जिसके शरीर में जितना ज्यादा पोषण होगा उतना ही ज्यादा तो जवान रहेगा, उतना ज्यादा हष्ट-पुष्ट रहेगा, उतना करेक्ट, ज्यादा हेल्थी करेक्ट, रहेगा। सीधी सी करेक्ट गुरु बात है, जी। उतना ज्यादा खुश रहेगा। जब पोषण पूरा होगा तो बंदा खुश रहेगा। तो पोषण देने वाली दिशा है, और पोषित करने वाली स्त्री होती है। जब स्त्री भाग जाती है वहां से, भाग जाने का मतलब वो उसमें नहीं जाती है, अपनी तौहीन समझती है, वो घर के शुक्र को वैसे ही खराब कर देती है। घर का शुक्र गायब तो अनहैप्पीनेस कम्स। अब वो मान लो मियां बीबी मिलके 20 लाख रुपए महीने भी कमा रहे होंगे ना, तो भैया एक दूसरे का सर ही फोड़ रहे होंगे, उस 20 लाख को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे। वो अपने कमरे में मस्त, वो अपने कमरे में मस्त, पर को लेना देना कद्दू नहीं है, ये समझ लेना। क्यों? क्योंकि आपने सर एक अपना शुक्र खुद बिगाड़ लिया। तो पुरुष की जगह पुरुष कार्य करे, स्त्री की जगह स्त्री कार्य करे। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें कमाना नहीं चाहिए, उन्हें बाहर नहीं जाना, सब कुछ करें। बस नियम क्या है कि पहला चूल्हे का सुबह सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, फिर चाहे आप काम वाली से काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई क्या होता है, बेचारे आदमी लगे रहते हैं सुबह पहली चाय, बेचारे खुद ही लगे रहते हैं। भाई क्यों बनाते हो? मत बनाओ। ये आदमी और औरत की लड़ाई का मामला नहीं है, ये ग्रहों की ज्ञान की बात कह रहा हूं मैं। मेरी तरफ से जो आदमी 3 वक्त की रोटी बनाए, मुझे तो खैर उस चीज से कोई वो ऐतराज नहीं है। वो अपने उनकी अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। मैं तो ज्योतिष में क्या कहा गया है, मैं उसकी बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि महिला सर्वजन शक्तिशाली, सर्जन करने की शक्ति और पोषण करने की शक्ति केवल और केवल महिलाओं के हाथ में है। इसलिए हमारे यहाँ देवी है एक अन्नपूर्णा देवी, और अन्नपूर्णा की किसी जमाने में बड़ी गहरी साधनाएं होती थी। जो साधु संत अन्नपूर्णा देवी की सिद्धि रखते थे, वो बेचारों के पास कुछ हो ना हो, वो बहुत बड़े बड़े भंडारे कर दिया करते थे। हजारों लोग भोजन कर जाते थे और उनके भंडारे कभी खत्म नहीं होते थे। कौन आ रहा है कौन नहीं, और किसी से दान भी नहीं लेते थे, और सारा दिन धूनी रमाए बैठे रहते थे। आज भी अगर आप महाकाल नहीं, बनारस में, काशी में अगर आप जाते हैं,
विश्वनाथ मंदिर है, वहां भी जो है अन्नपूर्णा देवी का साथ में ही मंदिर है, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। तो अन्नपूर्णा देवी बहुत ही बढ़िया, हमारे तंत्र शास्त्र में तो अन्नपूर्णा देवी का बहुत भारी साधन, अन्नपूर्णा देवी की साधना होती है, अन्नपूर्णा देवी का सिद्धि का मंत्र है, और अन्नपूर्णा देवी का वास भी उसी जगह पे, शुक्र के वास यानी कि अग्निकोण में। अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर लगानी चाहिए, अन्नपूर्णा देवी का भोग लगाना चाहिए। घर में कभी अन्न पानी की कमी नहीं रहती, कभी भी अन्न पानी की कमी नहीं रहती। हाँ गीता जी कुछ कह रहे थे। थैंक यू गुरु हाँ जी। जी सर, कह रही थी कि अगर जैसे साउथ ईस्ट आपने डायरेक्शन बोली कि तिजोरी रखने की जगह है, अगर घर में जैसे वो जगह हम नहीं रख पाते किसी वजह से कि वॉशरूम है या बालकनी बनी हुई है, तो फिर सर क्या करें, क्योंकि हमारी वो डायरेक्शन में तो नहीं है। नहीं डायरेक्शन कैसे ली, वो भी तो क्वेश्चन है ना। मैक्सिमम तिजोरी लोगों जिसका को, गीता जी मेरी बात सर ओ गीता जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ, कुछ फायदे की बात कहूंगा आपके। कई बार हमें वास्तु में ना दिशाएं पकड़नी ही नहीं आती, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम क्या करते हैं, अच्छा ये पूर्व रहा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, और आ गया जी ये कोना आ गया। हम तो देखते हैं ना, हम तो भुक्तभोगी हैं। कई बार क्या होता है, जान पहचान में जाना ही पड़ जाता है। अच्छा वो फिर अगर कह दो अच्छा ये तो वास्तु पढ़ा रहे हैं, अच्छा जी वास्तु की क्लास भी चल रही है, अब तो हमारा वास्तु देखना पड़ेगा। अब नहीं गए तो मरे और गए तो मरे, वो वाली स्थिति है। तो वहां जाते तो वो कहते जी हमारे है ना, ये मैं कहता हूँ, अच्छा मैं आलसी आदमी भी, मैं कहता हूँ यहीं से बता दो यार। वो कहते हैं ये दिशा ऐसे, ये दिशा ऐसे, फिर वो पकड़ पकड़ के ले जाते, कई दिन लगते हैं उनको वैसे ले जाने में, मुझे पकड़ पकड़ करके 10-10 11-11 दिन लग जाते हैं, पर वो पीछे पड़े रहते हैं कुछ लोग, ले जाते हैं, वहां जाके देखते हो दिशाएं बदल जाती हैं। अरे यार तुम तो ये कह रहे थे, एक्चुअली पता चला उन्हें दिशा देखनी ही नहीं आती। तो वो कई बार ये भी भ्रम रहता है गीता जी, कभी वास्तु पढ़ने का मौका मिलेगा आपको और आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाएंगे, परमात्मा चाहेगा तो बताएंगे आप लोगों को, जब उसमें बताएंगे डायरेक्शन कैसे देखी जाती है। तो हो सकता है ऐसा नहीं होगा, डायरेक्शन तो होगी होगी। हाँ ये बात मैं मान सकता हूँ कि मेन उस जगह में आपके टॉयलेट बाथरूम वगैरह कुछ हो गए होंगे या बालकनी बुलकनी हो गई, दैट्स ए डिफरेंट मैटर। ठीक है, आज मैंने पूरा करना है ये चैप्टर, मैं कल की क्लास नहीं लूंगा। ठीक है 3-4 दिन हो गए दिशाओं में घूमते हैं, फिर स्ट्राइक कर दोगे जी हमारा कोर्स अधूरा रह गया है। वो भी मैंने देखना है, वो भी मैंने देखना है। पे आ जाइए। तो चंद्रमा की जो दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट, अब ये जो नॉर्थ वेस्ट है, वैसे तो ये वायु की दिशा है, यहाँ पर वायु देवता का वास होता है। नॉर्थ वेस्ट वायु दिशा का तात्पर्य है कि जिन लोगों को आप चाहते हैं ना कि भाई ये यहाँ से जल्दी से जल्दी विदा हो, तो उनको वहां पे स्थापित कर दिया करो तो जल्दी विदा हो जाएंगे। वैसे जिन लोगों का शादी नहीं हो रही, जिन कन्याओं की, तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट की दिशा में उनको कमरा देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उनके भी संजोग बनते हैं, मैरिज में हेल्पफुल रहता है ये दिशा। और जैसा कि आप जानते, चंद्रमा तो मन है, तो मन में जब तक ख्याल विशेष रूप से विवाह के नहीं आएंगे तो बंदा शादी कैसे करेगा। तो मन को थोड़ा सा ताकत देता है कि भाई शादी भी करनी चाहिए। चंद्रमा अपने आप में एक रिलेशनशिप का बहुत बड़ा प्लान है। वैसे तो यहाँ पर वायु होने के कारण ये वाइटिलिटी की डायरेक्शन भी मानी जाती है। प्राण वायु हम प्राप्त करते हैं, वायु के एंगल में जाकर के हम प्राण वायु प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में ताजगी आती है, हमारी अंदर की शरीर की वाइटलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर बात। अब यहाँ पर हम देखें तो चंद्रमा चौथे भाव में जब दिग्बली है
तो इसका तात्पर्य ये है कि ये माँ का घर भी है, 4th हाउस इज फॉर मदर। अब ये क्यों अच्छा नहीं माना जाता है? अक्सर कई लोग कहते हैं जी हमारा चंद्रमा चौथे में है, पर मैं कहता हूँ यार ये कोई मजेदार बात नहीं। इसके पीछे रीजन है कि माँ कोई भी हो वो नहीं चाहती कि उसका बेटा घर छोड़ के जाए। समझिए पॉइंट को। अगर माँ का बस चले ना तो अपने बेटे को खिला के पिला करके वो वहीं रखे, वो नौकरी पे भी ना जाने दे अगर उसके पास कोई ऑप्शन हो तो। और माँ को कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि बच्चा मोटा हो गया कि क्या हो गया। पतला बच्चा उसको बड़ा बुरा लगता है, तो वो मोटी नहीं होना चाहती, पर बच्चा उसको पतला बिल्कुल बुरा लगता है। वो बार बार कहेगी अरे क्या पतला सा है, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है। वो कोशिश करेगी घूम घूम के उसी को खिलाएगी बार 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 बार, और भरसक प्रयास करेगी कि वो घर से बाहर ना जाए। इसलिए जब चंद्रमा को चौथे भाव में बहुत अच्छा नहीं माना है कि वहां पे माँ की तरफ और उनका बच्चे का आपस में बड़ा वो बन जाता है हिसाब किताब। तो ऐसे लोगों को जिनका चौथे घर में चंद्रमा हो जाता है, अगर उनको बाहर जाना पड़ जाए उनको होम सिकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी एक अपने आप में समस्या है, ये भी अपने आप में एक समस्या है। तो कहने का मतलब ये है चंद्रमा चौथे भाव में वाइटलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ से हमें वायु प्राप्त होती है, और आयु निर्णय जो होता है ये भी इसी आधार पर होता है। मैंने आपको बताया था लग्न के पावर से, चंद्रमा से और शनि से, ये तीनों मिलकर के आयु का निर्धारण करते हैं। क्लियर हुई बात? अब यहाँ का जो एंटी प्लेनेट है वो शनि है, जो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है वो सैटर्न है। शनि जो है पोल्यूशन को शनि कहा गया, जो पोल्यूशन वाला मामला है वो शनि का मामला है। एक है ऑक्सीजन, एक है पॉल्यूटेड एयर। जो पोल्यूशन वाली एयर है वो शनि है, कार्बन डाइऑक्साइड शनि है, जो कि फेफड़ों को खराब करती है। तो चौथे भाव से फेफड़े आते हैं, अगर शनि वहां आएगा तो फेफड़े खराब होंगे, हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेनी पड़ेगी, पोल्यूशन वाली जगहों पे ज्यादा रहना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है ना एंटी प्ले उसमें आती हैं, ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाली मानी गई है। यहाँ का जो बीज मंत्र होता है लम रम वम यम, यम यम जो है यहाँ का बीज मंत्र है। तो यम का जाप करने से, यम का जाप करने से जो है आपको शनि ग्रह का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। यहाँ पे शनि ग्रह के से आने वाली ऑब्स्टेकल कम हो जाए, या आप कह लो कि आपकी आयु बढ़ जाएगी। यम यमराज। और कोई क्वेश्चन? चलो आज आपके दिग्बली सारे होंगे। गुरुजी चंद्र, यम चंद्र का मंत्र है या शनि का? ना तो ये शनि का मंत्र है, ना ही ये चंद्रमा का, चंद्र का। ये यहाँ की ऑब्स्टेकल को हटाने का, इस दिशा की ऑब्स्टेकल को हटाने का मंत्र है। केवल यम कहना है, यम यम यम। हाँ जी यम। चंद्रमा चौथे हो तो यम का मंत्रोच्चार करने से मतलब प्राणवायु बढ़ेगी? प्राणवायु बढ़ती है, आयु बढ़ती है, यमराज दूर रहते हैं। आयु आज सच्ची में है क्या? तो ये फेफड़ों को भी ताकत देगी सर? सर हूँ मैं यही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा, बोल रहे बोल, ठीक 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 ठीक। गुरुजी ये प्राणवायु ये फेफड़ों को भी ताकत देगी यम? हाँ हाँ, भाव से फेफड़े देखे जाते हैं ना, हृदय, फेफड़े, ये सब देखे जाते, छाती, है ना। तो फेफड़ों के साथ ये हार्ट को भी फायदा करेगी? हाँ हाँ।
तो सर ये केवल उन्हें करना है जिनके 4th हाउस में शनि या चंद्र बैठे हैं, या कोई भी कर सकता है यहाँ पर? कौशल मैंने ये कहा ही नहीं शनि यहाँ बैठा, मैंने कहा है शनि ऑब्स्टेकल होती है। ऑब्स्टेकल होती का मतलब है कि अगर कोई अड़चन अड़ाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि शनि यहाँ बैठे। और तो एक प्रकार से मैंने बताया गुप्त रूप से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चौथे भाव में एलिमेंट क्रिएट करेगा कौन सा? पोल्यूटेड एयर। पोल्यूटेड एयर आपके फेफड़ों को खराब कर देगी। पोल्यूटेड एयर कौन है? वो शनि देव है। जो पोल्यूशन वाली एयर है वो शनि है। ये नहीं कि शनि चौथे में बैठेगा, नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके आने से आपका ये एलिमेंट खराब हो जाता है। चंद्रमा खराब हो जाता है। ऑक्सीजन आप अच्छी वाली ऑक्सीजन में और CO2 मिला दें तो क्या होगा? वो भी खराब हो जाएगी। क्यों लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं, क्यों लोग गंगा जी में ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं? क्योंकि वहां पे प्योर ऑक्सीजन मिलती है, वहां पे CO2 कम है। हमारे शहरों में CO2 ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए हम दूर जाते हैं हिल स्टेशन। जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हम एक ताजगी महसूस करते हैं। ये पहाड़ों में क्या रखा पहाड़ों में भाई, पर वहां की जो ऑक्सीजन आती है, जो ताजगी आती है, वो आपके चंद्रमा को ठीक करती है। मुद्दा ये नहीं है, ये आपको यूनिवर्सल सिद्धांत बता रहा हूँ, वो आपकी चंद्रमा को ठीक करती है। अब चंद्रमा क्या हो? चंद्रमा आपका मूड हो गया, चंद्रमा आपका मन हो गया, तो आपका मन खुश हो जाएगा। और पुरानी फिल्में नहीं आती थी पहले, वो कहते थे जी ऐसा है जी, जो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया बंदा, हिल स्टेशन ले जाओ। चश्मे वाला डॉक्टर आया करता है कि मेरे जैसा है, वो यूं मूसा बना के कहता था भाई जाओ इसको हिल स्टेशन घुमा लो। हिल स्टेशन का मतलब, तो पहले हम बच्चे होते थे, हम जो सोचते थे हिल स्टेशन क्या रखा है भाई, वहां पे कोई दवा खाना है, क्या चीज है, किस जगह का नाम है? तो मैंने पिताजी पूछा हिल स्टेशन है कहाँ? तो ये पहाड़ वाले सारे हिल स्टेशन है, तो एक्चुअली वो चंद्रमा को खुश कर देता है। अब शहर में आ जाओ पोल्यूशन वाली, अब मान लो फैक्ट्री जहाँ पे धुआं खूब निकल रहा है, तो वो शनि है वहां पर, वहां धुआं निकल रहा है, वहां शनि है, वो उद्योग बन रहा है, वहां लेबर चाहिए, उद्योग चाहिए। यही तो चीज को समझने का तरीका है। और चंद्रमा वहां पर आपके फेफड़ों को खराब कर देगा, ये शनि पोल्यूशन वाला मामला। तो ये एंटी ऑब्जेक्ट का मतलब ये है। अब जैसे हमारी शुक्र पे बात चल रही थी अग्निकोण पे, भाई अग्निकोण का मतलब अग्नि तो है, तभी तो वही होती जहाँ ताल होता है, अग्नि देवता तो है, पर इसका वो करंट वाली अग्नि नहीं है यहाँ पर कि हम करंट वाली अग्नि लगा के बैठ गए, उसका मतलब उससे नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, हम देवी देवताओं के ना लड़ियां लगा देते हैं तस्वीर के पेंटिंग्स के चारों तरफ, आपने देखा होगा कई बार पेंटिंग्स लगा देते हैं, सॉरी पेंटिंग्स के चारों तरफ लड़ियां लगा देते हैं, छोटी चस्ती घुसती रहती हैं, वो गलत है। ये तो चलो शुक्र है देवी देवता तो बेचारे सहन कर लेते हैं। कभी भी सही आदमी की तस्वीर के चारों तरफ मत लगा देना, नहीं वो आधा पागल हो जाएगा। ये वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो उसके ना आपस में तार भिड़ने लग जाएंगे दिमाग के। तो कभी ऐसी गलती मत कर देना, कोई अपने जो है पेंटिंग लेकर के उसके चारों तरफ लड़ियां लगा दो, ये बहुत खराब होता है, बहुत खराब योग है। आपने राहु को घुमा दिया चारों तरफ उसके दिमाग के, उसके ना वास्तव में उसको दवाइयों की तरफ हो जाएगा, मेंटली बीमार हो जाएगा। वो कई चीजों को पता नहीं है, सजाने के चक्कर में कबाड़ा कर देते हैं वो। मुझे एक सवाल था। बताइए सवाल। सर एक सर जैसे आपने बताया कि सर ये जो भी ग्रह दिग्बली होते हैं सर, ये अकेले बैठे तो दिग्बली है, या इनके साथ कोई भी बैठ जाए तो भी इनका ही रहेगा? जैसे चंद्रमा या शुक्र एक साथ बैठ जाए तो ही दिग्बली होंगे, या इनके साथ राहु केतु भी बैठे हैं तो भी दिग्बल होगा इनका? ऐसा है, सबसे पहले तो दिग्बली का ये मतलब नहीं कि वो दोनों एक साथ बैठे। अगर अकेला शुक्र भी चौथे भाव में बैठा हुआ है तो भी दिग्बली माना जाए, पर अगर आप राहु केतु को लेकर के आओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो राहु केतु की थ्योरी को याद रखो, ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं।
हाइपोथेटिकली क्वेश्चन सर, में ना ये दिक्कत होती है। हाँ बताइए गीता जी। सर जैसे मतलब कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाए, मतलब इस सौम्य ग्रह के साथ, गीता जी कोई तो भी शब्द, गीता जी कोई भी में दिक्कत है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं कैसे कह दूं कोई भी बैठ जाए तो क्या हो जाएगा बताओ। गुरुजी, गीता जी का प्रश्न सही है, शुक्र और चंद्र दोनों चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो फिर किसको दिग्बली मानेंगे? दोनों को। मैंने कहा कि अगर दोनों, उन्होंने कहा है, आप मंगला साहब ने भी नहीं सुना, उन्होंने कहा कोई भी क्रूर ग्रह बैठ जाए, मतलब कोई भी पापक ग्रह बैठ जाए, तो अब चंद्रमा पापक है कि शुक्र पापक है? सर जैसे उनके साथ सूर्य ही बैठ जाए तो फिर तब भी ये दोनों दिग्बली, दोनों में से कोई बैठे हो, शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए तो भी दिग्बली कहेंगे शुक्र। कोई बात नहीं गीता जी, एक मिनट शांति बनाए रखिए, मैं अभी आपके पास आता हूँ। मैं मंगला साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। मंगला साहब ने एकदम से तुरंत कहा कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, तो मैं उनका जवाब दे रहा हूँ कि गीता जी के प्रश्न को आप सुनिए, मुझे तो सुन गया मुझे तो तुरंत। वो कह रही है कोई भी पापी ग्रह बैठ जाए क्या तो भी ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा कोई भी ग्रह की बात नहीं कह सकते हम, हर ग्रह के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, कैसे कह दूं मैं। हाँ जहां तक बात है कि अगर चंद्रमा और शुक्र दोनों अगर एक साथ बैठे हैं चौथे घर में तो दोनों ही दिग्बली होंगे, अगर ये क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन मेरा यही था कि हाँ, दोनों एक ही साथ बैठे हुए हैं, कोई राहु का प्रभाव नहीं है, कोई उनके साथ केतु नहीं है, तो फिर कौन सी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ माननी चाहिए? फिर मुकेश जी आपने इनकी बात नहीं सुनी, ये तो राहु को भी बिठा रही थी, केतु को भी बिठा रही थी और फिर मंगल को भी बिठा दिया था। हाँ, और आपने कह दिया वो ठीक है क्वेश्चन वो उनका कोई, मैं भी घूम गया, मैंने कहा भाई कैसे ठीक हो गया ये है। चलो गुरुजी एक सवाल था। हाँ मंजिल जी बोलिए। नॉर्मल, जब हम नॉर्मल कुंडली देखते हैं तो किसी भी घर में अगर कोई ग्रह नहीं है ना, तो जो वहां पे राशि है उसका जो ग्रह है हम उसको मान लेते हैं, उसका स्वामी उसके स्वामी को हम मान लेते हैं कि ये ग्रह होगा, है ना। तो दिग्बली के केस है, ठीक है, तो दिग्बली के केस में भी ये लॉजिक अप्लाई होगा गुरुजी या नहीं? नहीं, ये ग्रह के बैठने की बात है जी जी, ओके समझ ऐसा गया। नहीं। शनि अगर सप्तम में बैठेगा तो दिग्बली माना जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि मकर राशि आ गई तो हमने बिठा दिया, ऐसा नहीं। ग्रहों के बैठने के स्थान का दिग्बल। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। दिग्बल और स्थान बल एक ही हुआ या दोनों मिला के अलग अलग हो गया? अलग अलग है, अलग अलग जी। गुरुजी आपने बताया एक शिवाय, नमः शिवाय बताया था एक दो दिन पहले, तो ये यम, इसमें आपने यम बीज बताया अभी चौथे घर का, तो नमः शिवाय में भी यम यह है क्या? हाँ यह है ना, तो है। हाँ तो वो भी काम करेगा नमः शिवाय पंचाक्षरी जपना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चौथे भाव को स्ट्रॉन्ग करेगा। अरे कहाँ पकड़ गए आप विनय जी, मैंने कहा ही नहीं कि चौथे भाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैंने कहा है नहीं, चौथा चंद्रमा या चौथा शुक्र। आप गलत मत नोट कीजिए, नहीं तो आप फिर बाद में मुझे ही कहेंगे। मैं कह रहा हूँ ये ऑब्स्टेकल रिमूव करने के लिए है, वहां की ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए, किसी को ताकत देने के लिए नहीं है। नहीं, ओबेसिटी के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो ये ऑब्स्टेकल तभी रिमूव करना है जब मान लीजिए चंद्रमा या शुक्र वहां बैठा हो, या अगर नहीं हो और आप चाहते हैं किसी कारण से कि चौथे भाव में कुछ ऑब्स्टेकल लग रहा है, दूर करना है, तो भी कर सकते हैं। देखिए प्रताप जी, वैसे आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। होता क्या है कि जैसे चंद्रमा का चौथे में बैठना और शुक्र का चौथे में बैठना जी, दोनों ही कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और जो साइड इफेक्ट से जो ऑब्स्टेकल्स आती हैं, हर दिग्बली ग्रह का एक साइड इफेक्ट है। मैं आपको बताऊं, हर दिग्बली वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए मंत्र का सहारा लिया जाता है। जैसे हमने बड़ा कहा भाई गुरु के लगन में बैठ जाए तो दिग्बली हो जाता है, और गुरु का लगन में बैठना इगोइस्टिक कितना बना देता है, उसका अपना साइड इफेक्ट है।
हमने बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की। सूर्य का दशम में बैठना आदमी को कितना अथॉरिटेटिव बना देता है कि आदमी सूर्य अपने आप को ही बॉस मान के चलता है। वो कहता है मेरे सामने कोई बॉस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता बॉस, तो उसका साइड इफेक्ट है। तो हर दिग्बली ग्रह का भी साइड इफेक्ट होता है। चलिए ठीक है सर। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी मुझे एक छोटा सा गाइड करिए ना कि अगर जैसे ये हमने प्लैनेट्स का तो समझ लेते हैं कि भाई इस जगह पे बैठेगा तो प्लैनेट कैसे रिएक्ट करेगा, क्या गुरुजी राशियों का भी किसी जगह पे बैठना, जैसे लगन पे मेष का बैठ जाना, लगन पे कुंभ का बैठ जाना, लगन पे वृश्चिक का बैठ जाना, इनका भी कुछ इम्पैक्ट होता है? अगर उसमें प्लैनेट्स ना डाले जाए तो प्लैनेट्स नहीं हो तो मतलब सिर्फ राशि देख के भी कुछ बोला जा सकता है कि भाई आपकी गौरव शांति बनाए रखें। गौरव सबसे पहले आप होमवर्क नोट करें। मेरे फाउंडेशन कोर्स के बेसिक कोर्स की सारी सीडी सारी वीडियो सुनना है, ये आपके लिए पहला होमवर्क है। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है ये बड़ा बेसिक सा आपने पूछ लिया है, इसमें काम का ही टाइम खराब होएगा। ये सारा आपको उसमें मिलेगा। अगर किसी भाव में कोई राशि बैठी है तो रेलिवेंसी तो है ही है। सारा का सारा खेल हमारा तो शुरू वहीं से हुआ था। जी गुरुजी है ना। ठीक गुरुजी। जी गुरुजी। सर हाँ गीता जी गीता बोल रहे हैं सर, मेरी बात का जवाब मुझे नहीं मिल पाया सर। गीता जी फीस डबल देनी पड़ेगी आपको, आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ जी सर, आप जो कोर्सेज कहेंगे वो करते जाएंगे। ना आपसे डबल लेना पड़ेगा। हाँ बताइए क्या जवाब नहीं मिल पाया। बोलिए। सर मैं अगर मतलब जैसे 4th हाउस में शुक्र बैठा है और उसी के साथ नीच का सूर्य भी बैठा है, तो सर तब भी शुक्र को हम दिग्बली कहेंगे? देखिए गीता जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप बड़े पर्सनलाइज चीज को कर रहे हैं। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। वो हमारी उस दिन पहले, या आप ही लोग फिर कहते हो जी पर्सनलाइज क्वेश्चन ना पूछे, फलाना ना पूछे। देखिए आपने क्वेश्चन रखा कि शुक्र चौथे में बैठा है और नीच राशि का कौन बैठ गया? सूर्य बैठ गया। हाँ तो शुक्र तो दिग्बली है ही है। अच्छा तब भी दिग्बली कहेंगे, ठीक है सर, बस यही जाना। अब बस राहु के साथ मत बिठाना उसको, है ना, बाकी दिग्बली। गुरुजी आपने बताया कि दिग्बली ग्रह के साथ अपने आप दोष आ जाता है, उसका कुछ साइड। विनय जी दोष मत लिखिए, साइड इफेक्ट लिखिए। दोष एक अलग चीज है। साइड इफेक्ट हाँ नहीं, साइड इफेक्ट। तो ऐसा होने का कोई खास कारण है कि जैसे शनि सप्तम है, सूर्य दशम है, वो अच्छा एरोगेंट बना देता है, अथॉरिटेटिव बना देता है, कमांडी बना देता है। सूत्र एक ही याद रख लो, अति सर्वत्र वर्जित। किसी चीज की भी अति होगी, किसी का भी बलाबल विशेष रूप से बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। चौथे भाव में शुक्र होगा तो क्यों कहते हैं कि 2 विवाहों का योग हो जाता है? क्योंकि अति आ गया ना वहां पर। जल तत्व है शुक्र, चौथा भाव भी जल तत्व, शुक्र भी जल तत्व। उसको जल का वो तो मिल गया, ताकत मिल गया जल का बहुत ज्यादा। और जल का संबंध इमोशन से और इमोशन का संबंध रिलेशन से, तो बहुत जल्दी वो रिलेशन के अंदर घुस जाएगा। सिंपल सी बात है। पर ये चौथे भाव में आने वाली चीजों को तो बहुत बढ़िया बना देगा, पर वो रिलेशन वाला मामला गड़बड़ कर देगा। तो हर चीज के वो चीज होती है ना, ऐसा नहीं। ठीक है भैया, धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू।